नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। हम अक्सर बात करते हैं पर्यावरण की, पर्यावरण को बचाने के लिए कि प्रदूषण कैसे हो रहा है, चाहे वो धुएं से हो रहा हो, चाहे वो पराली जला रहे हो उससे हो रहा हो। और कई बार ये होता है कि हम एसी का बहुत इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है उससे प्रदूषण होता है। और कई बार ये भी कहते हैं कि पेड़ कट रहे हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। कई ऐसी बातें होती रहती है कि प्रदूषण न हो और हम पर्यावरण को बचाएं। लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने ग्लेशियर साइंस में पीएचडी की है और साथ ही ग्लेशियर पर रिसर्च भी करी है कि ग्लेशियर को कैसे प्रिजर्व किया जाए और ग्लेशियर को बचाने से कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है डॉक्टर अनुभा अग्रवाल। तो नमस्कार अनुभा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने ग्लेशियर साइंस में पीएचडी की है और आप उस पर रिसर्च भी कर रही हैं कि ग्लेशियर अगर पिघलता है तो उससे पता लगाया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग एक्सट्रीम पर पहुंच गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है और आप क्या क्या रिसर्च करी, इस पर तो हम बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन हम उसके पहले कुछ आपके व्यक्तिगत जीवन पर हम जानना चाहेंगे कि आपने ग्लेशियर साइंस में ही पीएचडी करने के बारे में कैसे सोचा। एक्चुअली मैंने अपनी एमएससी टेरी यूनिवर्सिटी से की थी, जिसको तब डॉक्टर आर के पचौरी हेड करते थे। और वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज में उन्होंने जो भी काम किया था तो उनकी टीम को नोबेल प्राइज भी मिला था जी। और जिस रिपोर्ट के लिए वो पुरस्कार मिला था उस रिपोर्ट पे कुछ सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उसमें लिखा था 2035 में सारे हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। तो एकदम से दुनिया भर के साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च शुरू कर दी। और जब मैंने एमएससी की तो उसमें हमारा एक सब्जेक्ट था ग्लेशियर हाइड्रोलॉजी, और तब ये चीज़ें काफ़ी ताज़ा थी। और फिर सैटेलाइट डेटा एनालिसिस करने में मुझे बहुत ही दिलचस्पी थी, तो मैं सैटेलाइट डेटा एनालिसिस ग्लेशियर पे सीखना चाहती थी। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। फिर एमएससी के प्रोजेक्ट करते हुए, डेजर्टेशन करते हुए, हमारे जो प्रोफेसर्स थे वो एक टीम को सिक्किम में एक ग्लेशियर है ईस्ट-ओथोंग ग्लेशियर, वहाँ ले गए। तो मैं भी गई। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पे आगे पढ़ना है, काम करना है, देखना है कि क्या हो रहा है। तो इस तरह से मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ती चली गई। फिर पीएचडी करते करते मुझे काफ़ी फेलोशिप्स भी मिली, ट्रेनिंग का मौका मिला। फिर पीएचडी के बाद जैसे जॉब का इशू रहता है तो डीएसटी वालों ने बहुत फेलोशिप्स निकाल रखी हैं, तो उसमें भी मेरा 2 बार सिलेक्शन हो गया। उसकी वजह से भी मेरी रिसर्च करियर को एक नई दिशा मिली और मैं इसमें कंटिन्यू कर पाई। तो जनरली बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिनको डेकेड्स का एक्सपीरियंस हो, बट इन्होंने उसमें आपको मौका मिला। हाँ, उसमें इन्होंने अर्ली करियर रिसर्चर्स के लिए पहली बार 2019 में निकाली। और उसमें ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में से 6 कैंडिडेट लिए थे, तो उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ। हम अगर हमारे भारत की बात करें तो हिमालयन ग्लेशियर्स जब पिघलता है तो गंगा का लेवल बढ़ जाता है, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। लेकिन फिर भी जो हम ग्लेशियर्स की बात करें तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग इतना हो रहा है कैसे बचाया जा सकता है, और कैसे इन ग्लेशियर्स पे जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ जाके किया, और हमारे इंडिया की बात करें तो और कहाँ कहाँ ग्लेशियर्स है जिस पर आप रिसर्च कर जैसे रहे हैं? ग्लेशियर्स सारे मोस्टली हिमालयन स्टेट्स में हैं, जैसे आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या इन सब जगहों पे ग्लेशियर हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हें एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। हमारी जो नदियाँ हैं इन्हीं की वजह से इनमें पानी हमेशा रहता है। फिर क्या होता है कि ग्लेशियर्स की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि सडनली देख रहे हैं कि ये मेल्ट हो रहे हैं। जैसे हमने देखा है कि कई कई ग्लेशियर लेक्स 10 साल 15 साल पहले तक नहीं थे, लेकिन 50 से 60 साल का तो सैटेलाइट डेटा है ही ऑब्जर्व करने के लिए। तो लोगों ने देखा है कि पिछले 20 साल में एकदम से ग्लेशियर मेल्टिंग बढ़ गई है जी।
और ग्लेशियर लेक बढ़ गए हैं। और आपने देखा होगा कि 2013 में वो केदारनाथ में ट्रेजेडी हुई थी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से। अभी सिक्किम में हुई थी 5 अक्टूबर को। फिर पीछे फरवरी में भी कोविड से पहले हुई थी उत्तराखंड में ही ट्रेजेडी। ज्यादातर उत्तराखंड और हाँ, क्योंकि वहीं पे, हाँ, क्योंकि वहीं पे पे ग्लेशियर है। एक्चुअली क्या होता है कि जब टेम्परेचर, जो हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो वो हमारी धरती का एक एवरेज टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है। तो वो कहते हैं ऑलरेडी 1.4 डिग्री बढ़ गया है। और ये भी देखा गया है कि 2023 अभी तक का हॉटेस्ट ईयर। तो इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग है जिसमें 1.4 डिग्री ऑलरेडी बढ़ गया है। और इस वजह से ही ये मेल्टिंग एनहांस हुई है, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो ग्लेशियर जितने साइज का है उतने का ही रहेगा। जैसे उसमें ना एक होता है उसका हेड, फिर एक होती है उसका स्नाउट, मतलब टो, जहाँ पे वो खत्म होता है। तो जब हम पहुंचते हैं तो हमें पहले टो मिलता है, जैसे गौमुख है वो टो है, वहां से पानी आ रहा है। लेकिन उसका जो हेड होगा, टॉप होगा, वो वहां पे कभी मेल्टिंग नहीं होती। जो भी आपकी प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स हैं वो ठीक है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो ग्लेशियर की जो लेंथ है जहाँ तक है वो वहीं तक रहेगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा, जैसे विंटर में प्रेसिपिटेशन मिला, जिस भी मौसम में उसको प्रेसिपिटेशन मिलता है, अगर वो ज़्यादा मिला तो वो बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मास बढ़ गया। लेकिन अगर वो कम मिलेगा प्रेसिपिटेशन, या फिर टेम्परेचर बढ़ने से मेल्टिंग ज़्यादा होगी, तो वो पीछे जाएगा, रिट्रीट कहते हैं हम इसे। तो उसकी लेंथ कम होती है, उसकी थिकनेस कम होती है, तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाता है, और इसीलिए वो पिघल के ग्लेशियर लेक बना देता है। तो अब क्या है, अगर उसका एरिया छोटा होता जाएगा तो जो उस पे स्नो इकट्ठी हो रही है, जो पिघल के हमें समर्स में पानी देती है, वो तो कम रह जाएगी, क्योंकि उसका एरिया ही कम हो गया इकट्ठा होने का। और जो भी नीचे गिरेगी वो तो मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इन ग्लेशियर की मेल्टिंग को कंट्रोल में कर सकें, क्योंकि क्या है, तकरीबन 2 बिलियन पीपल ओवरऑल वर्ल्ड डिपेंडेंट हैं ग्लेशियर से, जो पानी आता है उसके लिए। और ग्लेशियर मेल्टिंग से क्या होता है कि ग्लेशियर जो, एक तो है हमारे 3, जैसे कहते हैं हम, पोल्स हैं। एक तो हिमालयन ग्लेशियर, और पहले 2 हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिका। तो इनका रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली स्लो है इन ग्लेशियर से, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी ठंड है, वो हायर लैटिट्यूड पे हैं, तो उनका रिस्पॉन्स स्लो है। तो जो मेन रिस्पॉन्स सी लेवल राइज का जैसे है इशू, और इमीडिएटली वाटर स्ट्रेस जो लोगों को फील हो रहा है, उसका जो इशू है वो इन ग्लेशियर्स की वजह से है। हालांकि एंटार्क्टिका मेल्ट होगा तो 57 मीटर सी लेवल राइज होगा, लेकिन और ग्लेशियर मेल्ट होने पे 30 सेंटीमीटर ही सी लेवल राइज होगा। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इमीडिएट रिस्पॉन्स है, और इस पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, इससे जो हमें पानी मिलता है। और आप देख रही है नेचुरल हजार्ड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है, जिसकी हालांकि हर देश की सरकार अपनी ओर से सब कुछ कर रही है। जैसे हर साल कॉप होता है, तो कॉप 27 भी हुआ, कॉप 28 भी हुआ, हाँ जी, 28 भी चल रहा है। और लास्ट ईयर इन्होंने लॉस एंड डैमेज फंड भी इंट्रोड्यूस किया था, कि भी जो देश, जैसे बहुत से टुवालू हो गया, मालदीव्स हो गया, इन्होंने इतना एमिट नहीं किए हैं डेवलपमेंट के दौरान एमिशंस जितना, बट लेकिन इन्हें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये कुछ आइलैंड जैसे हैं जो कुछ ही सेंटीमीटर ऊपर हैं सी लेवल से। तो अगर 2-3 सेंटीमीटर भी सी लेवल बढ़ गया तो ये तो डूब जाएंगे, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम ग्लेशियर की बात करें तो वहां पर जो रहने वाले जीव जंतुओं की बात करें, तो जो ये जीव जंतु कैसे वहां पे सरवाइव करते हैं, और क्या वहां पर लोग, जो हम लोगों की बात करें, वो भी क्या वहां पे सरवाइव कर सकते हैं? देखिए, एक तो वो हार्श कंडीशंस हैं, और फिर क्या होता है कि जैसे यूरोप में या फिर कनाडा में जो ग्लेशियर हैं, वहाँ तक तो आप सड़क से भी पहुँच सकते हैं। आप ड्राइव करके चले गए, आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया, या फिर लोग आसपास रह भी रहे हैं, घूमने फिरने चले गए, स्की करने चले गए, वो सब आसान है। लेकिन इंडियन हिमालय पे क्या है, ये सब ट्रैकिंग वगैरह काफ़ी मुश्किल है। जैसे सिक्किम में गई थी तो 50 किलोमीटर एक साइड जाना था, 50 किलोमीटर एक साइड आना था। जगह जगह उनके बने हुए हैं, कुछ हाउसेस बने हुए, वुड हाउसेस बने हुए हैं, और हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट भी है एक रास्ते में। तो सुविधाएं हैं, और सुविधाएं काफ़ी सारी
लेकर भी ला जानी पड़ती हैं, इतना आसान नहीं, और गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ती है पहले से कि आप जा सकते तो हो, मेडिकली फिट रहेगा वही जा पाएगा। वो भी है। और एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग कई कई साल से काम करते हैं, ऐसा नहीं है 70 साल के लोग भी जाते हैं, तो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जैसे कि कॉप हो रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हर कंट्री अपनी ओर से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम एनिमल्स की जो बात कर रहे हैं, वहाँ किस टाइप के एनिमल्स उनको खाने के लिए कैसे मिलता होगा? जैसे हम सफेद भालू की बात करें तो वो तो स्नो जो पोलर बेयर है वो तो आर्कटिक में ही मिलते हैं। पेंगुइन्स हैं जैसे, वो एंटार्क्टिका में मिलते हैं। और जो हमारे ग्लेशियर उन पे जैसे आपको स्नो लेपर्ड मिल जाएगा, कोई पर्टिकुलर बर्ड्स जो हाई एल्टीट्यूड पे मिलती हैं वो मिल जाएंगी। मतलब जो कोल्ड एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए बने हुए हैं उस तरह के जानवर आपको मिलेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है और आपके ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ना वेजिटेशन थोड़ी थोड़ी ऊपर भी अब देखने को मिलती है, क्योंकि वो सरवाइव कर पा रही है। वरना तो अगर सब कुछ जमा हुआ है तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो जो हमारे साइंटिस्ट है जो बायोडाइवर्सिटी पे काम करते हैं, बॉटनिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट हैं, तो वो इस चीज़ को लेके बहुत चिंता दर्शाते हैं कि जो लोअर एल्टीट्यूड पे स्पीशीज रहती थी अब वो हायर एल्टीट्यूड पे शिफ्ट हो रही हैं, तो वो एक तरह की इन्वेजिव स्पीशीज बन गई वहाँ की लोकल स्पीशीज पे, तो उन पे प्रेशर पड़ रहा है। तो पूरा जो इकोसिस्टम है आप कह सकते हैं हिला पड़ा है, मतलब डिस्टर्ब हो गया है। इन सबको रोकने के लिए जैसे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इन सब के लिए क्या हो रहा है, कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप ग्लोबल वार्मिंग को न बढ़ने दें, मतलब जितना हो सके उतना हम एनवायरनमेंट को बचाएं, इसके लिए कैसे काम? जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बैचलर कोर्स में हर जगह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट साइंस पढ़ाना है। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट ईयर में इन्वायरमेंटल साइंस इंट्रोड्यूस करा गया और वो पास करना बच्चों को कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस, नॉन साइंस, कहीं से भी। तो अवेयरनेस के लिए भी सरकार काम कर रही है। फिर ये है कि हमें अपने लेवल पे भी अपने एमिशंस को काटना ज़रूरी है। जैसे मैंने सुना है कई सारी एप्स बनी हैं, उसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ लॉग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस एक्टिविटी को करने में आपने क्या, आपका कार्बन फुटप्रिंट था, कि मतलब आपकी इस एक्टिविटी से कितने एमिशन हुए, और अगर आप इसमें ये रिड्यूस कर देंगे तो आप कितना एमिशन बचा लेंगे। तो इस तरह से हमें अपने लेवल पे भी इन्वायरमेंट की और सरकार की मदद करनी पड़ेगी कि ताकि हमारा इन्वायरमेंट बच सके। और पिछले 10 से 15 साल में कुछ ग्लेशियर प्रोटेक्शन लॉज भी कुछ कंट्रीज ने निकाले हैं, लेकिन वो क्या है कि अल्टीमेटली अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ग्लेशियर प्रोटेक्शन लॉज लगाने से क्या होगा कि वहाँ पे जो भी कंट्रीज वहाँ की माइनिंग एक्टिविटीज पे अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं तो वो रुक जाएंगी। तो वो उस चीज़ को अभी पास नहीं हो पा रहा है, बट ग्लेशियर प्रोटेक्शन लॉज का भी कॉन्सेप्ट एक आ गया है कि भी किसी न किसी तरीके से हम ग्लेशियर को पिघलने से बचाएं, हाँ जी, मेल्ट होने से, कि भी ह्यूमन इंटरफेरेंस कंट्रोल हो। हाँ जी, लेकिन क्या है अल्टीमेटली सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्रिवन है। अब हमारी कंट्री का भी ये है कि भी हमें तो डेवलप तो होना है ना, हमने तो ये सब एमिशंस नहीं किए जो डेवलप्ड वर्ल्ड करके बैठा है, और जो रेपरकशंस है वो तो सभी को भुगतने पड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे कोस्टल आइलैंड्स या फिर जैसे जो गरीब कंट्रीज हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनको ज़्यादा मार पड़ती है। अब जैसे हमारे देश में इतनी गरीबी है, अगर यहाँ एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, जो अमीर लोग हैं वो तो चलो 1 के 2 AC लगा लिए, 3 कूलर लगा लिए, कुछ कर लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, वो तो उनको तो बहुत ज़्यादा सफरिंग होगी। जैसे अब क्रॉप फेलियर भी होता है टेम्परेचर बढ़ने से, तो अमीर लोग तो फिर भी खरीद के खा लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कैसे खरीदेंगे अगर चीज़ें उनके बजट के बाहर चली जाएंगी। तो जो मार पड़ रही है वो उन लोगों को पड़ रही है जो वल्नरेबल हैं, गरीब हैं। तो उन्हीं को बचाने के लिए ये लॉस एंड डैमेज फंड प्रपोज किया गया है, जिसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि
वो इतना आज की डेट में इसीलिए अमीर हैं क्योंकि उन्होंने पहले एमिट किया। हाँ, वो जितना किया तो इसीलिए वो उसमें कम करने के लिए फंड दें और उन कंट्रीज की मदद करें। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद और हम आपसे जानकारी लेंगे कि ग्लेशियर्स को बचाने के लिए और क्या नई नई पहल हो रही है। तो अमिता जी, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब मैं जानना चाहूँगी कि ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से हम कहते हैं कि नदियों का लेवल बढ़ रहा है। जब शुरुआत में जब नदी में पानी आता है वो तो बहुत प्योर होता है, बहुत पवित्र होता है, लेकिन आगे चल के पॉल्यूशन इतना बढ़ता जाता है कि वो मतलब पॉल्यूटेड होती जाती है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये आपसे मैं जानना चाहूँगी। दूसरा, ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, कि ग्लेशियर तो एक अपनी जगह पर है लेकिन उसके नीचे लो लेवल पे लोग रह रहे हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ग्लेशियर पिघलने लगेगा, उनको कैसे बचाया जा सकता है? तो जो आपका पहला सवाल था कि जब बर्फ़ पिघल रही है ग्लेशियर की, तब तो वो प्योर बर्फ़ है और जो ग्लेशियर का स्नाउट है, टो है, वहाँ पे पानी प्योर है। बट जैसे जैसे वो नीचे जाता है वो प्रदूषित होता जाता है। उसका रीज़न ये है कि नीचे आप जैसे जैसे जा रहे हो, आपको वहाँ पे लोग रह रहे हैं और लोग रह रहे हैं तो उनके पानी से रिलेटेड काम भी होंगे, कपड़े धोने, खाना बनाना, फिर उनका वेस्ट डिस्पोज ऑफ करना, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, तो हर तरह के वेस्ट उसमें आते चले जाते हैं। और जैसे जैसे वो और नीचे जाएगा, जो लोगों की संख्या है उस एरिया में रहने वाली, वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि पहले वो माउंटेन पे है,
फिर वो रूरल है, फिर अर्बन है। तो इस तरह से जैसे जैसे नदी पहाड़ से समुद्र की ओर जाती है, जो जनसंख्या है वो भी बढ़ गई है रहने की, जो लोग रह रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रदूषण भी नदियों में बढ़ जाता है। फिर आपका दूसरा सवाल कि ग्लेशियर के पिघलने से जो माउंटेन रीजन्स में लोग रह रहे हैं उनकी जीवन शैली पे क्या असर हो रहा है। देखिए जो ये लोग हैं इनको ना पानी की कमी महसूस होती है जी। और इनको ये फील होता है कि भी जो इनकी क्रॉप्स हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं, वो फेल हो रही हैं। जैसे कश्मीर में सेब वगैरह उगते हैं, तो अगर उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कुछ पर्टिकुलर दिन तक नहीं मिले तो वो सेब ढंग से नहीं उगेंगे, मतलब उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इनकी जो लाइवलीहुड्स हैं उन पे असर आ रहा है। तो अब इन्होंने कोशिश की है कि भी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन जैसे एक चीज़ है, तो भाई कुछ और काम करा जाए, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ में घुसा जाए, या कुछ और क्रॉप उगाई जाए जो बेटर सरवाइव करे, ज़्यादा पैसे दे, या फिर माइग्रेट कर जाते हैं लोग शहरों में, जो यूथ है वो माइग्रेट कर जाता है और बाहर नौकरियां ढूंढते हैं। तो इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जब हम उत्तराखंड की बात करें या हम सिक्किम की बात करें तो हर साल कहते हैं प्रलय आ रहा है। हर बार कहते हैं कि जो देवभूमि है, लोगों ने बहुत पाप कर लिया इसलिए देवभूमि में इतना बाढ़ आ गई, जो हम केदारनाथ का भी सुनते हैं। तो इसमें ये जो बाढ़ आ रही है, बादल फट गया, ये वाली कहानी हम सुनते हैं कि बादल फट गया और पूरा माउंटेन से पूरा मलबा नीचे आ जाता है, पूरे गांव के गांव नीचे धंस जाते हैं। तो इन सबका कारण भी क्या ग्लेशियर ही है? जी, क्योंकि क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा, फिर प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में कुछ चेंजेस आए, तो और इसकी वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग बढ़ी। फिर क्या होता है कि जो मिट्टी हमेशा जमी रहती थी वो थोड़ी सी ढीली पड़ गई, क्योंकि वहाँ पे जो बर्फ़ थी, जो परमाफ्रॉस्ट था, वो थोड़ा बहुत पिघल गया। तो उससे क्या होता है, स्लोप्स की जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वो जिन स्ट्रक्चर्स को सहारा दे पाती थी वो अब नहीं दे पाती। फिर अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन भी है, तो जहाँ कहाँ पे होटल या घर बनने चाहिए, कहाँ पे नहीं बनने चाहिए, उस चीज़ को लोगों ने ढंग से फॉलो नहीं किया। तो क्या होता है कि फिर एकदम से कुछ हुआ कि भी नहीं संभल पाया, एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और लेक का लेवल भी पूरा भरा हुआ था, तो वो डेब्रीज के साथ बह गया नीचे। तो क्या हुआ, फिर जो जहाँ पे सरकार ने ऑलरेडी बता रखा था कि यहाँ नहीं कंस्ट्रक्शन होनी है, फिर भी लोगों ने कंस्ट्रक्शन की, या फिर वो अवेयर नहीं थे इसलिए भी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो फिर उनका जान माल का नुकसान होता है, लोग भी मरते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी भी खराब हो जाती है। सरकार की बात करें कि सरकार के पास इतने डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हम कहें बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, ऐसे ही हम कहें कि एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए अलग अलग तरीके के ज़्यादा मतलब इंस्टीट्यूट्स भी बने हैं, कई संस्थाएं बनी हुई, कई NGOs बने हुए हैं, कलेक्टिवली कोई ऐसे काम कर रहे हो जिसकी वजह से ये सब घटनाएं ना हो। देखिए, सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे जो भी पोल्यूशन बोर्ड्स हैं वो सब जगह, आप कुछ भी पॉलिसी लाएंगे पहले आपको डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सब जगह मॉनिटरिंग स्टेशन लगाना, डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, फिर उस हिसाब से कोई लॉ रूल लाना या फिर पॉलिसी लाना कि भी हम यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये कर सकते हैं। फिर वो इम्प्लीमेंट करने के बाद सरकार फिर देखती है कि ये ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो फिर आप फिर उसमें कुछ करेक्शन लाते हो कि नहीं, इससे उतना बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन अब हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। और फिर क्या है कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन। तो हम कितना भी कर लेते हैं वो ना उतना दिखता नहीं है। तो सरकार पूरा काम करने की कोशिश कर रही है, करती है। आपका रिसर्च है जो आप ग्लेशियर साइंस पे कर रहे हैं, इस रिसर्च की क्या संभावनाएं हैं कि इस रिसर्च से क्या बेनिफिट होगा और इन चीज़ों को हम बचा सकते हैं, ऐसे जो होने वाले जो प्रलय हैं उनसे बचा जा सके? देखिए, मेरा काम तो ये है कि हम देखते हैं कि कितना ग्लेशियर पिघला, कितना उसका वॉल्यूम कम हुआ, एरिया चेंज हुआ, या क्या लेक बना, और क्या पोटेंशियल है, क्या ये पोटेंशियल थ्रेट है। तो हम इस तरह की रिसर्च करके अवेयर करा सकते हैं सरकार को और लोगों को। लेकिन उसके आगे जो भी एक्शन है, जो भी काम करना है, वो सरकार को करना है। और हम अपने लेवल पे
यही कर सकते हैं कि इंडिविजुअली हम सब अपनी ओर से कोशिश करें कम से कम प्रदूषण फैलाने की, कम से कम कंज्यूमरिज्म बिहेवियर में घुसने की, कि हम अपनी ज़रूरतों को कम रखें, क्योंकि धरती के पास बहुत है, लेकिन कहते हैं ना कि नीड्स पूरी करने के लिए तो है, लेकिन ग्रीड पूरी करने के लिए नहीं है। तो हर इंसान को यही कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अपनी ग्रीड को कंट्रोल करे और अपनी नीड्स को पूरा करे, और अपने और अपने आसपास के लोगों को और अवेयर करें। जी, तो अमिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनुभव। हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने ग्लेशियर साइंस और ग्लेशियर के बारे में बहुत सी जानकारी हमें दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।